नमस्कार, मैं डॉक्टर डीसी गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एट नारायणा हॉस्पिटल, सांगानेर, प्रतापनगर, जयपुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा की। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और जैसे ही सर्दी का नाम आता है कुछ कुछ कंपकपी सी छूटने लग जाती है और सांस के मरीजों को ऐसा लगता है कि सर्दी आ गई, थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हमने ये विषय चुना है और हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। बेसिकली हम देखेंगे कि अस्थमा है क्या। अस्थमा एक तरह से हम देखें तो ये सांस की नलियों की प्रॉब्लम है। तो सांस की नलियों में जब भी सिकुड़न आ जाती है, सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है तो जो हवा का प्रवाह है, जो ऑक्सीजन के प्रवाह है, उसमें परेशानी आती है, आवागमन में परेशानी होती है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इन दोनों में परेशानी आती है। और अस्थमा में जो हमारी सांस की नलियां हैं उनमें सिकुड़न पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने और सांस छोड़ने में परेशानी होती है और उन्हें घुटन सी महसूस होती है। ऐसा लगता है किसी ने हमारा सांस रोक लिया है और इस तरीके से पेशेंट को सांस की परेशानी, छाती में दबाव महसूस होने लगता है। तो अगर हम इस बात करें कि अस्थमा के लक्षण क्या है, अब हम बात करेंगे अस्थमा के लक्षण। तो सर्वप्रथम जैसा मैंने आपको बताया कि पेशेंट को अस्थमा, सांस लेने में परेशानी, सांस लेना और सांस छोड़ना। जब वो पेशेंट चलता है तो कुछ दूर चलने पे ही उसको सांस भरने लग जाती है। दूसरा ये है। तीसरा है कि जब अगर वो सीढ़ियां वगैरह चढ़ते हैं तो उन्हें सांस की परेशानी होने लगती है। सुबह का समय, मॉर्निंग का समय और इवनिंग और लेट नाइट का समय पेशेंट को इस तरह की परेशानी ज्यादा होती है। दो बीमारियां होती हैं, एक होती है अस्थमा, एक होती है सीओपीडी। हम अभी बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा के जो मरीज हैं, अस्थमा के मरीजों को सामान्यतः मौसम बदलने के साथ में सांस की तकलीफ बढ़ती है। जब कभी मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी से होली की तरफ, होली वाला जो मौसम है मार्च अप्रैल वाला, मार्च अप्रैल के बाद मई जून वाला मौसम है, गर्मी से बारिश का मौसम आता है और बारिश से जब ठंडक चालू होती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाला। तो इस तरह के अगर कहते हैं कि जो हमारी साल की 4 ऋतुएं हैं, तो जब ऋतु परिवर्तन होता है, समय चक्र का जो परिवर्तन होता है, उस समय पेशेंट को इस तरह के लक्षण ज्यादा महसूस होते हैं। किसी पेशेंट को गर्मी में अस्थमा ज्यादा होता है, किसी पेशेंट को सर्दी में ज्यादा अस्थमा होता है। सामान्यतः ये मानना होता है कि पेशेंट्स को सर्दी में ज्यादा तकलीफ होती है, पर कुछ पेशेंट्स को बरसात के मौसम में भी ज्यादा तकलीफ होती है, या जो हम कहते हैं कि हमारा होली, फरवरी, मार्च का मौसम होता है, उस समय भी ज्यादा परिवर्तन होता है। इन पेशेंट्स को सामान्यतया नाक से पानी बहना, हल्का खांसी रहना, सिर में दर्द बना रहना, आंखों का लाल रहना या फिर शरीर पे चकत्ते हो जाना, तो ये एलर्जी के लक्षण के साथ में अस्थमा के लक्षण भी मौजूद हो सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको कुछ प्रारंभिक लक्षण बताए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अस्थमा के प्रारंभिक कारण क्या है, अस्थमा क्यों होता है। अस्थमा, अगर हम किसी भी चीज के ऐसा संपर्क में आते हैं जो हमारी एलर्जिक है, जो हमें सूट नहीं करती है। एलर्जिक का मतलब है जिन चीजों से हमें खाने में, सूंघने में या उस चीज को प्रयोग में लेने में परेशानी होती है। किसी चीज को, जैसे परफ्यूम हो गया है, धुआं हो गया है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट हो गए हैं, या ठंडी हवा हो गई है, या ठंडा पानी हो गया है, या फ्रिज की ठंडी चीजें खानी होंगी, या कोई फल फ्रूट हम खाते हैं, तो इनको किसी भी खाने की वजह से उनको चीज सूट नहीं होती है और एलर्जी की वजह से ये बाद में जाके अस्थमा का कारण बनती है। दूसरा, जो मरीज बीड़ी, सिगरेट का व्यसन करते हैं और या फिर धुआं, चाहे वो चूल्हे का धुआं हो या फिर वाहनों का धुआं हो या फैक्ट्री का धुआं हो, और लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, वो धुआं हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो इरिटेशन पैदा करके उन जो हमारी सांस की नलियों हैं उनको सिकोड़ता है और इसकी वजह से
हमारे को अस्थमा, सांस लेने में परेशानी होती है, या किसी भी चीज का कोई लक्षण इस तरह का हो सकता है। इसी में अस्थमा का एक वेरिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। एक होता है एलर्जिक अस्थमा, हम कॉमनली भाषा में जिसको वेरिएंट होते हैं, जो अलग अलग वेरिएंट होते हैं इसके, ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, कार्डियक अस्थमा, एटोपिक अस्थमा, इस तरह से कई सारे इसके अस्थमा के वेरिएंट हैं। तो एलर्जिक अस्थमा, जिन मरीजों को एलर्जी की समस्या रहती है, एलर्जी से मतलब है किसी भी ऐसी चीज के संपर्क में आने पे उनके सिम्टम बढ़ जाते हैं, नाक से पानी बहना चालू हो जाता है, आंखों में ललाई आ जाती है, शरीर पे दापड़पन जिसको बोलते हैं, चकत्ते चकत्ते से हो जाते हैं, किसी जानवर के, मधुमक्खी के काटने पे ऐसी परेशानी होने लग जाती है, या कोई भी हम चीज खाते में पेट में दर्द होने लग गया या दस्त होने लग गया, तो ये भी एक एलर्जी का सिम्टम है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको सांस में तकलीफ हो, पेट की परेशानी भी हो सकती है एलर्जी की वजह से। और वही एलर्जी में जब वो फेफड़ों में पहुंच जाती है तो वो अस्थमा में कन्वर्ट होती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है अगर उसका समय पे उपचार नहीं किया जाए तो। फिर हमारा अगला जो बिंदु आता है वो आता है कि हम अस्थमा का उपचार क्या है। उपचार के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे तो ये है कि हर चीज का कहते हैं कि बचाव ही उपचार है। बचाव कैसे किया जाए? बचाव ये है कि जो चीजें आपको सूट नहीं करती हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना है कि उनके संपर्क में आने से बचें। जैसे कि अगर आपको किसी चीज से मालूम है कि भाई मेरे को यहां जाने से या सुबह शाम जल्दी निकलने से मेरे को सांस में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सांस की परेशानी होने लग जाती है, तो वो काम हमारा दिन में करने की कोशिश कर दें। आपको किसी चीज के खाने के तुरंत बाद ऐसे परेशानी होने लग जाती है, उस चीज को अवॉइड करें और धूल धुएं से परहेज करें, जो व्यसन है उनसे परहेज करें। ये हमारे सामान्य बचाव के कारण है। फिर हम बात करते हैं कि अगर बचाव से भी हमें लाभ नहीं मिलता है तो फिर इसका उपचार क्या है। उपचार बिल्कुल संभव है। कई लोग कहते हैं कि भाई ब्रोंकियल अस्थमा लाइलाज है, इसका उपचार संभव नहीं है। अस्थमा का मूल कारण क्या है? वो एलर्जी की वजह से, एटोपिक की वजह से, कार्डियक की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, उसके मूल कारण के अनुसार उसका निदान किया जाता है। परंतु हम सामान्य रूप से देखें तो इनहेलर्स द्वारा अस्थमा का काफी हद तक उपचार संभव है। आजकल बहुत तरह के इनहेलर्स आ गए हैं, बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग तरह के इनहेलर यूज किए हैं और अलग अलग तरह के वो सांस के पंप लेने की डिवाइस भी उपयोग में लिए हैं। अगर हम बात करें तो उसमें साल्बुटामोल आइपेट्रोपियम, फॉर्मेट्रोल फ्लूटिकासोन, साल्मेट्रोल ब्यूटिसोनाइड, इस तरह के कई सारे कॉम्बिनेशन, ग्लाइकोपाइरिनोम है, टाइट्रोपियम है, ये जो दवाइयों के नाम है, इस तरह के कई तरह के इनहेलर आते हैं जो बाजार में कंपनियों के हिसाब से अलग अलग नाम से आते हैं। इस तरह की उनकी डिवाइस आती है, जिस डिवाइस के साथ में उसमें छोटी पिन वाली डिवाइस भी जाती है, उनसे ली जा सकती है। और या फिर वो गैस वाले आते हैं, जो गैस वाले इनहेलर हैं, उनको लिया जा सकता है। इसके साथ में कुछ जो गोलियां हैं वो हमें देनी होती हैं, तो उन गोलियों और इनहेलर्स के साथ में, दवाइयों के साथ में, ये इसका उपचार काफी हद तक संभव है। अगर हम बात करें कि अगर पेशेंट को एलर्जी है, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा जिन पेशेंट्स को एलर्जी है उनको अपना किस चीज से एलर्जी है उसका पता लगाना चाहिए। उसका पता एलर्जी टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। उसमें स्किन प्रिक टेस्ट द्वारा टेस्ट किया जा सकता है या फिर ब्लड द्वारा भी टेस्ट किया जा सकता है। स्किन प्रिक टेस्ट बहुत अच्छा मेथड होता है जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। ये वर्ल्ड वाइड गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाता है और इसके द्वारा हम उस बीमारी का, उस एलर्जी का पता लगा सकते हैं कि जिस चीज से एलर्जी है। जिस चीज की हमें एलर्जी आती है उसके लिए एलर्जी इम्यूनोथेरेपी लगती है और उस इम्यूनोथेरेपी द्वारा एलर्जी का काफी हद तक उपचार संभव है। ये हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारा अस्थमा क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, अस्थमा होने के कारण क्या है, एलर्जी अस्थमा क्या है, अस्थमा से बचाव के किस तरह से हम इसका बचाव कर सकते हैं
और बचाव करने के बाद भी अगर हमारे सिम्टम बराबर हैं तो दवाइयों द्वारा, इनहेलर द्वारा इसका किस तरीके से उपचार किया जा सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और बचाव रखें। धन्यवाद, नमस्कार।